बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसनैन लियाकत। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक हूं। निम्रा, आप अब भी ठीक सब हैं? लोग तो हमें बताने से रहे, मैं ठीक हूं। बहरहाल मैं अपना बता सकती हूँ। आप फीडबैक दे सकते हैं वो। हाँ, फीडबैक दे सकते हैं। आप कैसे? लेकिन आबादी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आबादी से पहले अगर मैं आपको बताऊं, कर्जा भी ज्यादा हो गया। अच्छा, हाँ, कर्जा ज्यादा हो? पाकिस्तान की बात हो रही क्या है? आपको इल्म है कि 2025 तक पाकिस्तान का कर्ज कहां तक पहुंचेगा? नहीं, मुझे नहीं पता। निम्रा, पाकिस्तान का कर्ज 2025 तक 79 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। गॉड, रियली? रियली? सच में? यस, ये नए आदाद 79 ट्रिलियन? जी जी। नाज़रीन, 2025 तक पाकिस्तान का कर्जा 79 ट्रिलियन। यार, ये तो बहुत बहुत ज्यादा। मतलब ले जाओ, रोड्स बनाई जाओ और उसके बाद रोड्स बन। सही बात है। वैसे आप आबादी की भी बात कर रहे थे। हाँ, कर्जा आपने तो वैसे कितने देने? आपका कितना बनेगा? मेरा कर्जा? हाँ। वो तो फिर हर इंसान पे डिवाइड हो रहा होगा ना। बस ये कल हिसाब करके आपने मुझे बताना है। हिसाब करके, ठीक है। ठीक है। निम्रा का जो कर्जा होगा, क्योंकि ये तो ट्रिलियन के जीरोस ही मेरी समझ में नहीं आ रहे कि भाई ये निम्रा तो का जो कर्जा होगा वो हम एडवांस में अदा करेंगे। हाँ, और ठीक बाकी है। कौन थैंक यू वेरी मच, यू सो काइंड, यू सो काइंड। नहीं, आपने खुद ही अदा करना है। अच्छा, मुझे लगा आप करने लगे मेरी जगह मेरा। खैर जी, आपने कर्जे की बताया, मैं नाज़रीन को आबादी के बारे में बताती हूँ। आबादी में भी तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की 27वीं तेजी से बढ़ती हुई आबादी वाला मुल्क है, जिसकी आबादी 241.5 मिलियन है और शरह नमू 2.55% है। 7वीं मरदमशुमारी के मुताबिक 79% आबादी की जो उम्र है वो 40 ईयर से कम है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने ख्वानदगी की कम शरह 39.5% और बेस्कूल बच्चों जो मतलब स्कूल वगैरह नहीं जाते उनकी एक बड़ी तादाद 36% जो कि है वो उनको चैलेंजेस पर रोशनी डाली है और इस बारे में उन्होंने तज़किरा किया है। यहाँ और मरदमशुमारी में कराची की आबादी के आदाद शुमार में बहुत ज़्यादा तजादाद की निशानदेही की गई। मुसलमानों की शरह में मामूली कमी की इत्तला है और मुल्क की ख्वानदगी की जो शरह है वो 60.5% है और इन नताइज ने बेहतर तालीमी और मुआशी हिकमत अमलियों की फौरी तौर पर उसमें ज़रूरत पर रोशनी डाली है। बिल्कुल ऐसे ही ज़ाहिर है, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तब तब हमें तालीमी सहूलियात चाहिए होंगी, मुआशी हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी। और ये तो एविडेंट है कि जो हमारी पॉपुलेशन इतनी स्पीड से, इतनी तेज़ी से अगर बढ़ रही है तो फिर वसाइल की कमी भी हो सकती है। इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज़ुबान ज़्यादा-आम होना चाहिए। हर बंदे को इसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास सच में रिसोर्सेज नहीं है और पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास अच्छी खबर है। अच्छी खबर आपको ये देता चलूँ कि इस्लामाबाद के जो स्कूल्स हैं, जो कि इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स आप उनको कह लें, उनके हवाले से वफाकी वजारत तालीम ने एक नई पेशरफ्त की है, एक नई हिकमत अमली तैयार की है कि स्कूलों को शमसी तवानाई मतलब कि सोलर पर मुंतकिल करने का मंसूबा शुरू कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक अगले 2 माह में प्राइमरी स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा और मंसूबा साल के आखिर तक मुकम्मल होगा। वेरी नाइस। और ये मंसूबा जो है हसनैन, वो ना सिर्फ बिजली के अखराजात को कम करेगा बल्कि साफ और पायदार तवानाई भी फराहम करेगा। बचत को तालीमी सहूलियात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शमसी पैनल्स पर नया टैक्स ना लगाने का ऐलान किया ताकि कम लागत तवानाई की हो और फिर वो ये जिसको फराहमी है उसको यकीनी बनाया जा सके, मुमकिन बनाया जा सके, सोलर पे मुंतकिल किया जा सके स्कूल्स का ये जो बिजली फराहमी का निज़ाम है। बिल्कुल ऐसे ही है और मेरा ख्याल है कि अच्छी खबर है। और इसके अलावा एक और भी अच्छी खबर, एक और अच्छी खबर ये है कि पहले तो हम सुनते थे निम्रा के इसराइली मसनूआत का बाइकआउट का ऐलान हो गया, आवाम कर रहे थे। लेकिन मेरे पास खबर ये है और ये आपके पास भी है कि जुमे के रोज पाकिस्तान की हुकूमत ने फ़लस्तीन के साथ इजहारी यकजहती के तौर पर इजरायली मसनूआत का बाइकआउट का ऐलान किया। हाँ, ये बहुत अच्छा फैसला है। ये फैसला वफाकी वजीर अताउल्ला तारड़ और मुशीर राना सनाउल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी कि TLP के इसराइल के गजा में इकदाम के खिलाफ एहतजाज के बाद सामने आया। गुज़िश्ता कई रोज से बल्कि TLP का धरना यहाँ इस्लामाबाद में फैजाबाद के मकाम पर जारी था और उनकी जो डिमांड थी कि फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कम से कम इजरायली प्रोडक्ट्स जो है उनको बॉयकॉट किया जाए। फाइनली द गवर्नमेंट came up with that, yes, and now we are officially going to boycott. Yes, obviously सब कर रहे हैं। आप KFC वगैरह नहीं खाती? नहीं, हम कुछ मैकडॉनल्ड्स नहीं खाती? भी नहीं खा रहे। अच्छा, पेप्सी नहीं खाते? पेप्सी अवॉइड की है काफी हद तक, हर किसी नहीं वैसे। उसके तो बहुत सारे अल्टरनेट्स भी आ चुके हैं। कोला नेक्स्ट लें। हाँ, कोला नेक्स्ट वगैरह
और पाकिस्तानी कोई और भी ब्रांड्स हैं काफ़ी। आपने किया बॉयकॉट? नहीं, मैं तो बाइकॉट पे ही हूँ वैसे। हाँ, सब ज़्यादातर लोग जो है पसंद ही नहीं है इतना ज़्यादा, तो इस वजह से बाइकॉट करना पड़ता है। हाँ, ज़्यादातर लोग वैसे भी बॉयकॉट करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और अच्छी खबर से अब नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन रावलपिंडी का रुख करते हैं जी। रावलपिंडी में नालालई पर वाक़े कटारिया पुल पर नस्ब सैलाब की पेशगी इत्तला देने वाला सिस्टम जो है वो चोरी कर लिया गया। यार देखिए, आप अपनी आवाम का हाल देखिए कि ये इतना सेंसिटिव मैटर है जिसमें सैलाबी सूरत हाल के लिए एक आला लगाया हुआ है जो कि चाइना की जानिब से गिफ्ट दिया गया था और जापान की जानिब से, बैग यू पार्टन, लेकिन उस गिफ्ट को भी आपकी आवाम ने चोरी कर लिया। और ये बेसिकली रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक सिस्टम चोरी नहीं हुआ, बल्कि ये नाला लई पे के साथ जुड़े हुए जितने भी घर हैं, पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद निमरा, उसमें रहने वाले आई थिंक लाखों लोग हैं जो इससे इफेक्ट होंगे। और अनफॉर्चुनेट है कि हम अगर ये तो एक आला है, लेकिन एक पानी का गिलास भी हो तो वो भी चोरी हो जाता है। और मानसून के वक्त में इस तरह का आला चोरी होना बहुत गलत है। मेट हुकाम की जानिब से थाना न्यू टाउन में ये इसका मुकदमा भी वैसे दर्ज कराएगी। जो एफआईआर है उसके मुताबिक नामालूम चोर सोलर प्लेटें, फिर बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड और लोहे का दीगर सामान भी चुरा कर ले गए। और हुकाम ने यह भी बताया कि नामालूम चोर ने कमरे का ताला तोड़कर रात की तारीकी में वारदात की और लाखों रुपए का यह सामान ले उड़े हैं, जिसकी वजह से सिर्फ जैसे हसनैन ने बताया कि काफ़ी सारी जिंदगियों, ये सिर्फ चोरी नहीं हुई बल्कि जिंदगियों को नुकसान भी है यहाँ पे। तो लेकिन ये हुकाम सिर्फ बताते ही हैं, ये अमल कब करेंगे? अमल करना चाहिए भाई, पकड़े चोर पकड़ना कौन सी बड़ी बात है? बताते हुए नजर आते हैं, उनको सब पता है कि रात की तारीकी में हुआ, उनको ये भी पता है कि लाखों का सामान चोरी हुआ, ताला तोड़ के हुआ। अनफॉर्चुनेट है कि जो चोर होगा वो किसी ना किसी असिस्टेंट से, सिस्टम से बचा रहेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ पे हुकाम को जरा अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और अगली स्टोरी ये है कि जबरदस्त स्टोरी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के कंट्री मैनेजर अवैस हनीफ को बहरीन में मुसाफिरों के सामान ले जाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल जी, बहरीन के हुकाम के मुताबिक अवैस हनीफ पर मुसाफिरों का सामान गैर कानूनी तौर पर ले जाने का इल्जाम है। जब मैंने ये खबर पढ़ी फॉर अ मिनट आई वाज लाइक रियली, फिर मैंने सोचा ये पता नहीं सामान गैर कानूनी तौर पर लेकर कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे। खैर बड़ी ऑड किस्म की ये खबर थी। और अच्छा, फिर यही लोग एहतजाज करते हैं कि पीआईए को बंद क्यों कर रहे हैं, मुलाजमीन के साथ आपको इज़ारे यकजहती नहीं है, हम इतने ज़्यादा लोग हैं जो कि पीआईए के साथ एसोसिएटेड हैं। लेकिन लिटरली निमरा, जब आप पीआईए पे बैठते हैं तो देखिए बड़ा डर लग जाता है आपको, स्टाफ को देख के, जहाज़ों की हालत देख के, सीट्स की हालत देख के, उनकी सर्विंग को देख के, तो डर लगता है कि आपके पीआईए पे बैठे हुए या कराची से लाहौर जा रहे हैं। वैसे भी ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, कभी कोई एयर होस्टेस की खबरें हमारे सामने आती हैं, कोई यूरोप की वापस आई नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत सारी इस तरह की खबर, कनाडा की भी कोई इसी तरह खबर सामने आई थी। खैर ये थी जी खबर पीआईए से रिलेटेड। अगली स्टोरी की जाने पड़ते हैं। जी हाँ, अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। चलें जी। मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा सरकारी रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करते हुए छत से गिरकर मफलूज होने वाली खातून को मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। मियांवाली की जो 40 साला खातून है, हलीमा बीबी इनका नाम है, ये 2 रोज पहले छत से गिरकर मफलूज हुई थी और उनकी जान बचाने के लिए बड़े हॉस्पिटल मुंतकिल करना जरूरी था। सो फाइनली उनको मियांवाली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के सर्जन ने हलीमा बीबी जो ये खातून है उनको इलाज के लिए रावलपिंडी रेफर किया था। और वो गुड न्यूज, उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए रावलपिंडी कि ये सिर्फ एक अमल हुआ, एक पहली दफा मुल्क की तारीख में कि एयर एम्बुलेंस चली। हाँ। लेकिन अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए, हमारी जो भी गवर्नमेंट है सबसे पहले उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दैट इज वेरी गुड, दैट इज वेरी काइंड टुवर्ड्स द कम्युनिटी। लेकिन आपको इसको अब कैरी ऑन करना है और उसी तरह कैरी ऑन करना है जिस तरह निमरा किसी जमाने में आपने देखा होगा, रेस्क्यू 1122 का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उस जमाने के एक फौजी जर्नैल थे, उसके बाद वो कैरी ऑन हुआ, इदारा एक अच्छा बन गया। परवेज इलाई ने, और उसके बाद फेडरल में परवेज मुशर्रफ साहब थे, वो आज तक चल रही है। एयर एम्बुलेंस की भी इसी तरह अगर आप कंपनी बना दें, इसी तरह की आप चीज़ें कर दें तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी हद तक जो आम आवाम है उसकी बेहतरी के लिए काम कर सकती है। और इसी के साथ निमरा अगली खबर में मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या एक काम करते हैं, सारी खबरें आप ही मुझे बता दें, मैं तो फिर छुट्टी में चली जाती। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, शायद आपको पता हो ये वाली खबर कि आपको पता है कि दुबई की जो टैक्सियों के मुख्तलिफ रंगों की उनकी छतों का राज क्या है? कुछ हद तक मुझे पता है। मुख्तलिफ तरह की, हर चीज तो ऐसी नहीं है कि जो आपको ना आती हो, ये बताइए। मुख्तलिफ रंग होते हैं जी। दुबई की टैक्सियों के मुख्तलिफ रंग जो होते हैं, उनकी छतों का राज क्या होता है? दुबई में तमाम टैक्सीज होती हैं वो एक रंग की होती हैं, मगर उनकी छतें मुख्तलिफ रंगों की होती हैं जो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग कंपनीज की निशानदेही करती हैं। ये रंग मुसाफिरों और हुकाम को कंपनीज के दरमियान फर्क करने में मदद देते हैं। खास तौर पर अगर कोई सामान गुम हो जाए या फिर कोई शिकायत हो
रेड रूफ अगर है तो उसका मतलब है कि अगर आप रेड रूफ वाली टैक्सी देखें तो ये दुबई कॉर्पोरेशन की है जो शहर में सबसे ज्यादा टैक्सीज की तादाद रखती है। इम्तिहान ले रही थी। उसके बाद ब्लू रूफ भी होती है, उसका क्या मतलब होता है? ब्लू रूफ वाली टैक्सी ये जो है वो कॉर्स टैक्सी है, जो कि दूसरी बड़ी कंपनी है जिस तरह निमरा ने पहले बताया, और ये दुबई की पहली फ्रेंचाइज टैक्सी कंपनी है। इसके अलावा ग्रीन रूफ कंपनी है। ग्रीन रूफ का निमरा आप बता दीजिए। मैं बता देती हूँ। ग्रीन रूफ वाली जो टैक्सीज होती हैं वो अरबिया टैक्सी की हैं, जो ज्यादातर हाइब्रिड गाड़ियों का इस्तेमाल करती हैं ताकि माहौल दोस्त रह सकें और एनवायरनमेंट फ्रेंडली किस्म की इनकी कार्स हैं, और ये होता है। उसके बाद अलावा एक जर्द रूफ भी होती है, नेशनल टैक्सी इसको कहा जाता है। नेशनल टैक्सी की जो टैक्सियां हैं उसकी जर्द छत वाली होती हैं, और ये दुबई और अबू धाबी दोनों में चलती हैं। 2 रियासतें हैं, एक दुबई एक अबू धाबी, वहाँ पे चलती हैं। और इसके अलावा ऑरेंज रूफ है जो कि मेट्रो टैक्सी की टैक्सियाँ जो कि नारजी छत वाली होती हैं, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा कम है। उनकी तादाद कम है। फिर उसके बाद पिंक रूफ भी है हमारे पास। पिंक छत वाली टैक्सियां दुबई टैक्सी कॉर्पोरेशन का हिस्सा होती हैं, और ये ख्वातीन ड्राइवर्स के जरिए सिर्फ ख्वातीन मुसाफिरों और बच्चों के लिए होती नहीं। पिंक तो पाकिस्तान में भी चलती हैं, पिंक बसेस। हाँ, पिंक बसेस, वो हमारा नंबर कम है, वहाँ पे एक प्रॉपर एक सिस्टम है। हाँ, और सिंध में बहरहाल ख्वातीन को ज्यादा पसंद है। पिंक रिप्रेजेंट ही गर्ल्स को करता है, दैट इज व्हाई आई एम वेयरिंग पिंक। ओह माय गॉडनेस, ये इसी वजह से इन्होंने पहना था। और वैसे मेरे इम्तिहान ले रही थी, मुझे पता था पिंक टैक्सी की बात करने लगे हम, सो आई शुड बी वेयरिंग पिंक। सही। तो ये थी जी डिफरेंट कलर्स की टैक्सीज, और इनका फिर क्या मतलब होता है ये हमने आपसे शेयर किया। ये जो वहाँ की अथॉरिटीज है ना, ये जो वहाँ की अथॉरिटीज हैं, जो पुलिस है, वहाँ की म्यूनसिपैलिटी है, उनको पता होता है कि कोई भी टैक्सी जा रही है फलां कंपनी से है, अगर उसने कुछ गलत कर दिया और वो एट ए टाइम पकड़ी नहीं गई, उन नंबर तो वो स्कैन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता होता है कि किस कंपनी को हमने अप्रोच करना है, क्योंकि इतनी बड़ी 7 रियासतें हैं, उनमें डिफरेंट कंपनीज है। और ये सिर्फ दुबई में सिर्फ एक कंपनी इनकी चलती है, बाकी सारी दुबई बेस्ड हैं। अबू धाबी में अलग चलती हैं, अजमान में अलग चलती हैं, फुजीरा में अलग चलती हैं, रास अल खैमा में अलग चलती हैं। तो इस वजह से उनको ये रेक्टिफिकेशन करने में और आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी हो जाती है। बिल्कुल जी। अच्छा, दुबई से अभी हम आपको लिए चलते हैं फ़लस्तीन। वहाँ पे खातून का एक शॉट है हमारे पास, पहले वो प्ले करते हैं, मिलके देखते हैं, उसको सुनते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। I will not forgive anyone who watched this video and didn't share it. We in Gaza need all your support. I hope that my voice arrives to a larger number of people so I can help my children and my family who live in Tintest. I hope you help me in every way, like, comment, share and donate if you able. Please help us, my link in bio. Please help us. Please help us. जी, तो निमरा ने आपको ये वीडियो दिखाई, जो कि जिस तरह हमने फ़लस्तीनी प्रोडक्ट्स की बात की थी, वो तो हम बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन जो फ़लस्तीनी लोग हैं निमरा, उनके हालात बद से बदतर हैं। जिस तरह एक माँ को आपने देखा अपने बच्चों के साथ, वो पूरी दुनिया को रिक्वेस्ट कर रही है मदद की, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि अपनी मुसलमान मुल्क भी और जो गैर हैं वो भी इस वक्त फ़लस्तीनियों की हेल्प के लिए बाहर नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसे ही। और ये कोई पहली माँ की वीडियो हमने हस्तैन इस तरह की नहीं देखी, बल्कि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस इससे पहले भी हमारे सामने इंटरनेट पे आती रही, जो कि बहुत वायरल भी होती रही। और ये एक और माँ है हु जस्ट केम अप विद हर चिल्ड्रन, और वो ये रिक्वेस्ट कर रही हैं, सबसे ये दरख्वास्त कर रही हैं कि उनका साथ दिया जाए, डोनेट किया जाए। यहाँ पे अच्छा मुझे जो अफसोस होता है कि लेट्स से पाकिस्तानी अगर हुकूमत को कहीं पे कोई कुछ नहीं कर रही है, पाकिस्तान की होगी या किसी भी मुल्क की होगी, अवाम जो है वो बहुत जज्बा रखते हैं फ़लस्तीनियों के लिए, तो वो डोनेट करने का फायदा भी नहीं है। फ़लस्तीनी एक जर्नलिस्ट आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपने अरबों रुपए फ़लस्तीन के नाम पे इकट्ठे किए, लेकिन आपकी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आपकी इमदाद, कोई भी आपकी चीज़ वो फ़लस्तीन का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रही। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। ये जिम्मेदारी तो वो ले सकते थे ना कि आप कम से कम फ़लस्तीनियों तक ये चीज़ें तो पहुँचा दें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने जिसकी निशानदेही की थी वो ये थी कि उसमें भी करप्शन हुई, कि अरबों की तादाद में लोगों ने डोनेट किया और अरबों के ही ये अमाउंट की जमा भी हुई, उसमें भी करप्शन हुई। फ़लस्तीनियों के नाम पे लोग पैसे इकट्ठा करके खा गए। और ये बहुत अफसोसनाक खबर थी मेरे लिए। चलें वहाँ ना पहुँचना, क्योंकि वहाँ पे जंगी सूरत हाल है, मैदान जंग है, वो फिर भी शायद जस्टिफाइड हो, समझ आता है कि वहाँ पे शायद इमदाद नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन फ़लस्तीनियों के नाम से और उनके पैसे के साथ खेलना, ये बड़ा, ये मेरा ख्याल है कि हमारे जो हुक्काम बाला हैं, जो लोग जमा करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। यहाँ पर ख़वातीन वज़ात वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो कि निमराज ज़ुबान ज़्यादा है, और मेरा ख्याल है कि इन्हीं दिनों पे आपके बिजली का बिल आता है और वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो जो आम आदमी की पहुंच है उससे बहुत ज़्यादा दूर निकलता हुआ नजर आता है। हम लोग अक्सर सेगमेंट्स कर भी रहे हंसते हैं जो जहां ज़्यादातर इवन एक्टर्स वगैरह या हमारे जो कोई शाइनिंग स्टार्स हैं वो भी शिकायत लेकर आते हैं कि हम लोग ये बिल्स अदा नहीं कर पाते। तो एक आम आदमी की क्या सूरत हाल होगी इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। अभी हम आपके साथ कुछ वजूहात शेयर करने लगे कि ये बिजली इतनी महंगी क्यों है। इसकी सबसे बड़ी वजह है जी कैपेसिटी चार्जेस। महंगी बिजली की सबसे बड़ी वजह कैपेसिटी चार्जेस हैं। 22 सरकारी कंपनीज इन कैपेसिटी चार्जेस की 48% हिस्सेदार हैं। बिजली पैदा करने वाली इन कंपनीज को सिर्फ गुज़िश्ता 3 माह में 169 अरब 36 करोड़ रुपए अदा किए गए। सरकारी बिजली घर भी जो है वो अगर उसकी बात की जाए तो मुसलसल फायदा उठा रहे हैं और आवाम बेचारे एक वक्त की रोटी से भी महरूम हो चुके हैं। मजीद इसके बारे में बातचीत भी हम अभी करेंगे। जी हाँ, वापडा के 21 बिजली घर 21% कैपेसिटी पर चल सके हैं और ये ज़राए का कहना है। इसके अलावा अगर बात करें वापडा के बिजली घरों को 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए हैं, ये भी ज़राए की खबर है। बिल्कुल। और केपी के हुकूमत की मलकियत मालाकंड जो है वो बिजली घर 40% कैपेसिटी पर चला। ज़राए मालाकंड बिजली घर ने 100% जनरेशन कैपेसिटी के लिहाज से 20 करोड़ चार्जेस लिए। पंजाब हुकूमत की मलकियत कायद-ए-आज़म थर्मल 42% चला लेकिन 11 अरब 52 करोड़ वसूल किए गए, ये भी ज़राए की खबर है। उसके बाद पंजाब थर्मल पावर कंपनी के बंद बिजली घर को बगैर किसी यूनिट के इवज जो है वो 10 अरब 64 करोड़ रुपए अदा किए गए। जी हाँ, पंजाब का कायद-ए-आज़म सोलर 16.3% चलकर 2 अरब 41 करोड़ ले गया। वफाकी हुकूमत की 3 जिनको सिर्फ 5.8% चलकर 5 अरब 95 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस ले गए। और जंग और ब्लो की RNG बिजली घर 72% चले और 15 अरब 73 की वसूली ले गए। हाँ जी। उसके अलावा चश्मा न्यूक्लियर के 4 यूनिट्स 80% कैपेसिटी पर चले, 37 अरब 33 करोड़ वसूल किए गए। उसके अलावा कैनेप को सबसे ज्यादा 64 अरब 23 करोड़ अदा किए गए हैं। शाहिद अजमल इस तमाम तर सूरत हाल में बातचीत करने के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शाहिद, सबसे पहले तो ये जो खबर है हमारे पास, ये जो डिटेल्स हमने शेयर की हैं, इस पे मजीद अगर आप कोई कमेंट करना चाहें वो भी कीजिएगा और साथ ही बताएं आसान अल्फाज में कि हमारे लिए कोई खुशखबरी नहीं है माजूद के साथ। देखें, अगर यही सूरत हाल चलती रही जो इस वक्त मुल्क के अंदर कैपेसिटी चार्जेस और कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से चल रही है तो आवाम के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। लेकिन अगर इन मुआहदों को रिवाइज किया जाता है, जिस तरह आप अभी आपने देखा कि 22 सरकारी पावर कंपनियां तो सरकार की अपनी है, उनको कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे अगर आप पैसे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पैसे वापस सरकार की जेब में जा रहे हैं। यानी आपने 81 अरब 29 करोड़ रुपए की बिजली हुकूमत ने खरीदी उनसे अपने पावर स्टेशन से और उनको अदायगी की 169 अरब 36 करोड़ रुपए की। वापडा के जिस तरह भी आपने बताया 21 पावर स्टेशन जो है वो 4 अरब 40 करोड़ रुपए के इवज उन्होंने 21 अरब बिजली बेची और 21 अरब 27 करोड़ रुपए अदा किए गए। पंजाब के थर्मल देख लें कि बंद पड़े हैं और उनको 10 अरब 64 करोड़ रुपए अदा किए जा रहे हैं। अगर ये इनको हम रिवाइज नहीं करेंगे इन वायदों को तो हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा जो इस वक्त हो रहा है। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये तो वो है जो सरकारी हैं, जिस तरह यानी एक ऐसा पावर स्टेशन भी है जिसको 751 रुपए फी यूनिट के हिसाब से अदायगी की गई है। यानी एक यूनिट की पैसे उसको 751 रुपए के हिसाब से अदा किए गए। आप ये देख लें कितना बड़ा जुल्म है और ये सारे कहां से लिए जाते हैं, अवाम की जेबों से निकाले जाते हैं और इनको हम अदायगियां कर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जो इसमें बड़े बड़े सियासी खानदान और जो हमारे कारोबारी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, उन्होंने अपने अपने IPPs लगा रखे हैं और वो तकरीबन 42 के करीब ऐसे IPPs हैं जो बड़े बड़े बिजनेस। अच्छा शाहिद साहब, एजाज गौर साहब ने भी इन तमाम तर मामलात के ऊपर कल खुल के बात की और उनके मुताबिक जो 52% IPPs हैं वो क्योंकि गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर सकती है। फिर कल से हम ये बात सुन रहे हैं, एजाज गौर साहब ने भी की और बिजनेस कम्युनिटी ने भी की कि जो IPPs हैं वो 40 IPPs हैं लेकिन वो 24 करोड़ आवाम का खून पी रहे हैं। इस हवाले से मतलब कुछ चेंजेस हो सकती हैं आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, बज़ाहिर तो ये लगता है जिस तरह एजाज गौर साहब इस मसले को लेके चल रहे हैं और ये मामला जो है ताजर भी उठा रहे हैं और इन IPPs को लगाया भी इसलिए गया था कि मुल्क में सनत बंद हो रही है तो जिस शर्त भी लगते हैं बिजली मुयसर होनी चाहिए, बेशक महंगी हो या सस्ती हो। अब वही सनत जो है वो बेचारी पीट रही है कि हम महंगी बिजली खरीद नहीं सकते
और खित्ते में हम कम्पीट नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, मुल्क के बड़े बड़े सियासी खानदान, जिसमें शरीफ खानदान है, जिसमें जहांगीर तरीन है, जिसमें सैफुल्ला ग्रुप है, अपना सैफुल्ला खानदान है, और इस तरह मखदूम खानदान है, इन सब के भी IPPs हैं। इवन के शरीफ खानदान के 5 IPPs इस वक्त मुल्क के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, जिसमें हमजा शुगर है, हालमोर पावर है, चिन्योड पावर है, अलमुइज इंडस्ट्रीज है, थल इंडस्ट्रीज है, इसी तरह AJ पावर जो है वो जहांगीर तरीन का उसमें शेयर है, और इस तरह उनका रहीम खान शुगर में उनका शेयर है, इस तरह DW पावर एक है, उसके अंदर इनका जहांगीर तरीन का शेयर है। सैफुल्ला खानदान जो है वो सैफ पावर के नाम से जो है वो चला रहे हैं। तो इस तरह सियासी खानदान जब खुद इसमें मुलव्विस होंगे और यही लोग जब खुद असम्बलियों के अंदर बैठे होंगे, तो किस तरह इसको रिवाइज किया जा सकेगा और नुमाइंदों को किस तरह नए तरीके से हम जो है कर सकेंगे। असल में इसके अंदर जो रुकावट है, इसी तरह जो बड़े बड़े हमारे कारोबारी शख्सियात हैं, वो भी दरअसल इन सियासतदानों की बैक पर हैं, और उनके बड़े बड़े उन्होंने अपने जो है पाकिस्तान में तो बड़े कारोबारी जो है IPPs के नाम पर मुल्क को लूट रहे हैं, जिसमें एंग्रो ग्रुप है, एंग्रो ग्रुप के 2 IPPs हैं, इसी तरह मियां मनशा ग्रुप है जिनके 3 IPPs हैं, जिनके जो एक लाल पीर में है, जो दो निशात के नाम से हैं। इसी तरह जो है मुल्क के मारूफ कारोबारी एक फातिमा ग्रुप है, उनका IPP है। इस तरह सहगल खानदान ने जो है वो कोहिनूर के नाम से एक IPP लगा रखा है। आरिफ हबीब जो है वो सचल एनर्जी डेवलपमेंट के नाम पर चला रहे हैं। फौजी फाउंडेशन के इस वक्त जो है वो 5 IPP चल रहे हैं, जिसमें फौजी कबीर वाला है, फौजी फाउंडेशन कंपनी जो है डहर की है, विंड एनर्जी 1, विंड एनर्जी 2, 5 खुद फौजी फाउंडेशन जो है वो भी 5 चला रहे हैं। इसी तरह गुल अहमद पावर लिमिटेड के नाम से जो है वो अब्दुल रज़ाक तेली और ये निसार सिराज तेली हैं, जो बड़े ताजिर हैं कराची के, उन्होंने लगा रखा है। अटक ऑयल रिफाइनरी ने अपना एक IPP लगा रखा है। अख्तर ग्रुप और टिपाल ग्रुप जो बड़े कारोबारी ग्रुप हैं, उन्होंने IPP लगा रखा है। इंडस पावर के नाम से इटलस पावर के नाम से शराजी खानदान जो है, इटलस ग्रुप बहुत बड़ा कारोबारी ग्रुप है, उन्होंने एक IPP लगा रखा है। क्यानी खानदान ने चिनार पावर के नाम से लगा रखा है। मारूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी हमारी जो है डिस्टोन, उन्होंने एक लगा, यानी किस किस को आप रोएंगे, किस किस को रोएंगे। और शायद यही जुल्फिकार अली भुट्टो, अगर पास्ट की बात करें तो ये नारा एक बार लगा था 60 और 70 की दिहाई में प्राइवेटाइजेशन के नाम पे कि इतने सारे खानदान जो है वो मिलकर पाकिस्तान को खा रहे हैं। 22 खानदानों का कुछ जिक्र किया गया। अभी आज के दौर में भी अब देखें तो यही 40, 22, 23 जो भी खानदान है ये हमें खा रहे हैं ना फिर तो। जी बिल्कुल, यही खानदान है और यही कारोबारी तबका जो है, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है, ये सपोर्ट करते हैं सियासतदानों को सियासत में आने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए, जिसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है और दूसरी सपोर्ट और देखिए शाहिद, इसमें तो हमारे ओहदेदारान के बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त जो आपने ब्रेक किए, जो आपकी बल्कि ब्रेकिंग खबर है आपकी, ये देखें, ये इनकी वजह से शायद फिर जब हुकूमतें परफॉर्म नहीं करती हैं, कैपेसिटी चार्जेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जी, और यही मसला है जी कि इनको हम पेमेंट कर देते हैं, ओहदेदारान खुद मुलव्विस है इनमें। तो देखें, बाकी तो ये जो 60 के करीब जो हमारे ये पावर अपना IPPs हैं, ये तो मुल्क के अंदर मौजूद है ना। बाकी तो चलो 90 में से 30 जो है वो बैरून मुल्क से हमारी जो सरमायाकारी आई है उसको तो हम, इनके साथ तो हम असर नो मुआहिदा कर सकते हैं। और जो सियासतदान है उनको, उन्होंने बहुत कमा लिया इस मुल्क से, और ये जो कारोबारी तबका है इन्होंने अरबों खरबों डॉलर कमा लिए हैं। अब इनको तो ये चाहिए कि ये कम से कम जो है मुल्क पर रहम करें और अवाम पर रहम करें और इस महंगी बिजली से अवाम की जान छुड़ाएं और अपने ये जो शायद साहब आपने जो बातें की ये सुनने को तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं नवाज शरीफ, सैफ ग्रुप, फिर फौजी फाउंडेशन, इन सब के IPPs हैं, तो मतलब कि इसमें तो कुछ रिलीफ हमें मिलेगा नहीं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जो एक होशरबा हमारे पास फिगर आया कि 750 पर यूनिट एक पावर प्लांट बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा हम जो 25,000 मेगावाट की हम पेमेंट करते हैं और वो कैपेसिटी जो है वो टोटल 5,000 मेगावाट है, तो ये करप्शन भी तो है इतनी ज्यादा इन्वॉल्व। देखिए, ये तो मैं वही कहता हूँ ना कि ये उनके साथ, ये जब IPPs लगे हैं, इनके साथ हुकूमत एक एग्रीमेंट कर चुकी है कि आपका जो पावर प्लांट है ये चले या ना चले, हम आपको पैसे देते रहेंगे। और बाद को डॉलरों में पे किया जा रहा है, जिसको डॉलरों में पे किया जा रहा है उसको सबसे ज्यादा मुनाफा मिलता है, क्योंकि डॉलर जितना ऊपर जाएगा उनका उतना फायदा होगा। तो ग्रिड बंद रहे या चलता रहे पावर स्टेशन, हमने उस प्लांट के पैसे उनको 100% के देने हैं। अब देखें, एटॉमिक की जिस तरह आपने बात की 80% पे चलता है, 20% गैप वैसे ही आ जाता है, टेक्निकल मसाइल हो जाते हैं, वो तो ठीक है, उसको पेमेंट अगर 100% की जाए। या जिस तरह आपने KPK की बात की, KPK के बाद ग्रिड जो है वो 80% उस पर चले हैं हाइड्रो के जो है, लेकिन बाद 50 पे चले हैं, जिनको जो है फिर भी उनको 100% की दी जा रही है। लेकिन यहाँ बंद ग्रिड जो है
उनको अरबों रुपए के पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन शायद साहब ये तो कहा जा रहा है ना कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आईपीपीज में 52% आईपीपीज तो आज भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि किस तरह 52% गवर्नमेंट के हैं और बाकी जो हैं, ये जो मैंने अभी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के नाम, ये इनके हैं। ये तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है ना, इनके साथ तो बात की जा सकती है और इस मसले को खत्म किया जा सकता है। और आम के देखिए 18 रुपए कैपेसिटी चार्जेस के फी यूनिट जो है इस वक्त हर बंदा जो है वो दे रहा है, तो 18 रुपए तो आप एकदम से बिजली सस्ती कर सकते हैं। और ये जो हम पैसे दे रहे हैं ये बैंकों से कर्जे लेके दे रहे हैं, और 451 अरब रुपए सालाना हम इन कर्जों पर, ये जो हमारा सर्कुलर डेट होता है इसके ऊपर हम सर्कुलर डेट की अदायगी तो इनको कर देते हैं, ये पेमेंट्स कर देते हैं। 451 अरब रुपए हम इस पर सिर्फ सूद अदा कर रहे हैं। हुकूमत बैंकों से, जो हुकूमत निजी बैंकों से लेकर कर्जे देती है, इनको इनकी अदायगियां करती है, तो इससे हम जान छुड़वा सकते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसके लिए हुकूमत की विल होना बहुत जरूरी है। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती टीम बनाई जाए जो इस पर बैठकर बात करे और उसके बाद संजीदगी से बात करे, और फिर जो है इन ताजरों के साथ और जो सियासतदान है इनको बिठाया जाए और इनसे बात की जाए कि आप इतना पैसा आपने अरबों खरबों कमा लिए इस मुल्क से, अब इस मुल्क पर रहम करें और इंडस्ट्री को चलने दें और आवाम को सुखता सांस लेने दें। थैंक यू वेरी मच। शायद हमारे साथ मौजूद थे जो कि आईपीपीज के हवाले से हमें बता रहे थे और बहुत ज़्यादा फ़ियायतें भी कोट किए, और शायद ने बड़े बड़े इंकशाफ किए कि नवाज शरीफ हो गए, जहांगीर तरीन हो गए, सैफ साहब हो गए, इस तरह के सारे जो सियासतदान हैं वो इन्वॉल्व हैं आईपीपीज के इस गोरख धंधे में। और अब देखते हैं कि ये गोरख धंधा बंद होगा या नहीं, क्योंकि आवाज़ें बहुत ज़्यादा उठना शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे शामिल करते हैं जी, एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तानी सियासत में क्या हलचल मच रही है इस पर कुछ बातचीत कर लेते हैं। नए इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी असम्बली तहलील करने को तैयार है, ये मैं नहीं कह रही, मौलाना फजलुर रहमान ने यह दावा किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने जुमे को मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। मजम्मत का वक्त खत्म, अब मज़ाहमत करेंगे, मुल्क में जंगल जंगल का कानून है, ये असद कैसर कह रहे हैं। और उसके साथ ही दूसरी तरफ अताउल्ला तारड़ ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, इसे मंतकी अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। उसका हुजूर आप पहले भी ऐलान कर चुके हैं वैसे पाबंदी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुस्लिम लीग से अलहदगी इख्तियार करने वाले आसिफ करमानी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया है, ये वो नवाज शरीफ नहीं रहे जिन्हें मैं जानता था। और आसिफ करमानी भी बिला आखिर शाहिद खाकान की तरह पार्टी छोड़ गए। इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं कि ये भी फवाद चौधरी की तरह सियासत छोड़ते हैं, वापस आ जाएंगे। नहीं, ज़ाती वजूहात बताई। और बिल्कुल बरतानवी अदालत को इसके अलावा MQM पाकिस्तान को 2 करोड़ से ज़ायद रकम बानी मुत्तहदा को अदा करने का हुक्म। अल्ताफ हुसैन ने MQM पाकिस्तान में अपने साबिक अकीदतमंदों के खिलाफ अपील कोर्ट में 2 दिन की समाअत जीत ली, जो कि अगस्त 2016 में उनसे मुनहरिफ हो गए थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जी जो हमने आपके साथ शेयर की, इन पर डिस्कशन भी करेंगे। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कोई पहला सवाल पूछना चाहें? जी हाँ पीजे मीर साहब, ये सारी चीज़ें तो आपने सुन भी ली होंगी, लेकिन इससे पहले हमने बिजली के ऊपर एक सेगमेंट किया और बिजली के हालात आपके सामने हैं कि जो शख्स 50,000 रुपया कमा रहा है उसका तकरीबन 20 से 25,000 रुपया बिल आ रहा है, उसने ग्रॉसरी भी करनी है, उसने बच्चों की फीसेस भी देनी है, लेकिन ये IPPs के मामलात हल होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह? और बिजली में कुछ अच्छी खबरें हमें मिल सकती हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं 94 के अंदर, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोगों ने दबा के पैसा बनाया है। मैं जानता हूँ लोगों को जिन्होंने पैसा बनाया है, उन्होंने परमिशंस इधर ले ली, लाइसेंसेस ले लिए, हर चीज़ होके उसके बाद आगे बेच दिया इन्होंने। अब बात ये है कि सॉवरेन गारंटी है इसके अंदर, जो कि पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट हो उसको ऑनर करनी पड़ेगी। लेकिन आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं IPPs के, आप इसको रिव्यू करें। आपके पास ऐसे ऐसे IPPs हैं जो कि बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे और वो आप उसको 1.25 बिलियन के आप उसको पैसा दे रहे हैं। ये 1.25 बिलियन या इससे ज्यादा जो पैसा है ये कौन दे रहा है? आप और मैं दे रहे हैं इसके टैक्सेस के थ्रू। आप 24 रुपए आपने लगाया है कैपेसिटी टैक्स। मुझे बताएं कैपेसिटी टैक्स ये किस किस्म का आपने आगे किया था? चले मान लिया 2020 के अंदर ये अगर ये कर दिया है, 2018 में आपने कर दिया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने तो प्रोडक्शन पे लगाओ ना टैक्स। आप प्रोडक्शन पे लगा नहीं रहे टैक्स, आप लोगों से पैसे खींचते जा रहे हैं क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे बंद हुए हैं। इसमें तो बड़ी बात भी होगी थी कि जी शायद पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए और उसके सिर्फ वही एक पॉइंट रह गया है कि जहां पाकिस्तान फिर
कहेगा कि भाई हम तो बैंकरप्ट है और हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिस्टेंड हो गए या खराब खत्म हो गए। ये भी एक बात चल रही है, क्योंकि आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में आप पैसा दे रहे हैं, रुपए में नहीं दे रहे। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो पैसा फॉरेन एक्सचेंज आपका थ्रू इधर जा रहा है, वो तो आवाम भर रही है, आवाम तो रो रही है। मैं दुकानों पे जाता हूँ, खुदा की कसम लोग मुझे पकड़ लेते हैं कि जी आप बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बात करते। मैं कहा यार करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन इज कि ऊपर भी तो कोई काम करे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि गौहर एजाज ने इसको उठाया है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इट इज। वो एप्टमा के चेयरमैन भी रहे एंड यू नो ही इज वन ऑफ दोस पीपल। मीर साहब, मैं यही पूछने लगी थी कि अभी आके इंकशाफात करने का क्या फायदा? आपने तब कुछ नहीं किया जब आपके पास इख्तियारात थे। ये सब ऐसे ही क्यों करते हैं? जब इख्तियारात होते हैं तब कुछ नहीं करते, फिर जब चले जाते हैं बाद में तो इंकशाफात के साथ बाहर आते हैं। देखिए वो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता है। इंटरिम गवर्नमेंट का काम होता है केयर टेकर, और वो सिर्फ केयर टेक करती है जब तक कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आए। ये काम इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का, नॉट केयर टेकर गवर्नमेंट्स। सो गौहर एजाज जब वहां थे, ये उस वक्त भी आवाज उठाते थे, बट ही डिडंट पास। अब बात कर सकते हैं खुल के, बिकॉज ही इज नॉट एफिलिएटेड एनीवेयर एक्सेप्ट इनकी एक पार्टी है, पाकिस्तान पार्टी, एंड दैट्स इट। सो द क्वेश्चन हियर इज फॉरगेट गौहर एजाज और एनीबॉडी एल्स। हमने देखना है कि सच्ची और ठीक बात कौन कर रहा है। गवर्नमेंट से कर रहा है, ऑपोजिशन से कर रहा है, कहां से कर रहा है, अवाम की बात कौन कर रहा है, इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं भी। ठीक हो गया पीजे साहब, क्योंकि हमारे पास आपको पता है वक्त थोड़ा सा कम होता है, अब सियासत के ऊपर भी बात करनी है। तो फजल रहमान साहब का एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते हुए मैं नजर आए कि पीटीआई हो सकता है कि जो केपी असम्बली है उसको तहलील कर दे। पीटीआई ने ये सबसे पहले भी करके देखा, उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आपने देखे होंगे, पंजाब में भी उन्होंने किया, केपी में भी और फेडरल में भी। अब क्या पीटीआई वापस ये सब कुछ करने की मुतामिल हो सकती है? एक बहुत बड़ी गलती की है पीटीआई ने, जो कि नेशनल असेंबली से निकली है, और ये समझते थे कि पता नहीं इनकलाब आ जाएगा, रोडों पे लोग निकल आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाकिस्तान या कोई भी हुकूमतें होती हैं इस तरह नहीं चलती। अगर आपने किसी को हटाना है तो आप पार्लियामेंट के थ्रू हटाएंगे, अगर तो आपने डेमोक्रेसी पे जाना है। हाँ, अगर आपने वो अनरूली मॉब रूल लेना है तो बिल्कुल आप हट जाएं, रोडों पे आ जाएं, धरने दे दें, जुलूस निकाल लें, और आप समझेंगे कि पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। जो भी करना है पार्लियामेंट में करें, निकालें, जिस मर्जी को निकालें, जिस मर्जी को रखें, लेकिन रूट आपका पार्लियामेंट है, ये बाहर की रोड नहीं है। ये बहुत हो गया पाकिस्तान में, हाँ जी हम जुलूस निकाल लेंगे। वो जुलूसों से क्या होता है यार? जो आप तो बल्कि जो भूखा नंगा मर रहा है बेचारा 200 रुपए दिहाड़ी के ऊपर है, उसको तो ये क्या आप पैसे देंगे लेके आएगा वो? अब लोग भी तंग आ गए कि हर पार्टी कहती है निकल आओ बाहर, निकल आओ। अब नहीं निकलेंगे लोग, अब लोग बिल्कुल तंग आ गए हैं। वो कहते हैं भाई हमारे लिए कौन सोचता है, हमारे लिए तो कोई सोचता नहीं है। जब आपको नंबर्स चाहिए होते हैं, वोट चाहिए होते हैं, हम हाजिर हैं, लेकिन जब हमें कोई तकलीफ होती है तो आप रिलीफ देते नहीं है वहां। तो इस समझता हूँ ये जो बातें हो रही हैं कि रोड पे आओ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। इनफैक्ट इट इज नेवर द राइट टाइम। आप जरूर एहतजाज करो, जरूर आप करो, बट नॉट टू द एक्सटेंट कि आप गवर्नमेंट्स उड़ाने की कोशिश करो थ्रू दीज मीन्स। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। अच्छा मीर साहब, ये जो मौलाना फजल रहमान ये बात कर रहे हैं ना तहरीक इंसाफ से मुतालिक, केपी असम्बली से मुतालिक, ये हाउ डिड ही कम अप विद दैट? वो किन ग्राउंड्स पे ये बात कह रहे हैं? पहले तो मुझे बताया ना जनाब, आप तो मेंबर थे पीडीएम के, उनके सख्त खिलाफ थे, आप गैंग अप हुए थे। पीडीएम जो बनी थी, मैं उसको कह रहा था पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट, नॉट पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, क्योंकि इट वाज डेमोक्रेसी ऑफ कन्वीनियंस। और कन्वीनियंस किसके लिए? टू रिमूव इमरान खान। खत्म होगी, आपने उसको हटा दिया, आप डिसबैंड हो गए, आपने फिर वही पॉलिटिक्स शुरू कर दी। मुझे बता दें, अगर मैं गलत हूं मुझे बता दें। यू आर बैक टू द सेम ओल्ड ट्रैक। आपकी यूनिटी कहां गई है? पीडीएम की किधर गई है? मुझे बता दें। एक आदमी की थी ना, वो आदमी साइड पे हो गया, वो अब तो तुम कहीं यूनाइट हो जाओ, फिर भी यूनाइट नहीं हो रहे। और ये हमने हर चीज जगह देखी है। नवाज शरीफ गया, उसके साथ भी यही, बेनजीर के साथ भी यही, और आप कह लो कि आज इमरान के साथ भी हुई। हम तो ठहरने वाले नहीं है कहीं, ना करेंगे ना करने देंगे। दैट इज आवर नेशनल पॉलिसी एंड दैट्स द वे। तो जो मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, आई डोंट नो इनको कहां से वही आई है कि भाई अब ये आप इस रूट पे चले जाओ। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट कि क्या बिहाइंड द कर्टन्स कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ और JUIF का? क्या ये कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, तभी ही कुड टॉक अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना?
नहीं जी, बातें तो होती रहती हैं। हाँ। बातें हमेशा होती रहती हैं। ये जो आप टीवी पे देखते हैं, ये टोपी ड्रामा है। ये सब दोस्त हैं एक दूसरे के। ये मैं आपको बड़ा यकीन से बताता हूँ। मैंने तो बिल्कुल ऐसे ये करता हूँ, तो वहाँ ऐसी लड़ाई होती है कि जानी दुश्मन तो बाहर जाके जफ्फियां मार के घर जाते हैं यार, खुदा के लिए। ये दिस इज ऑल, वो शेक्सपियर ने कहा था ना, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। हमारा पाकिस्तान टेलीविजन इज अ स्टेज, ऑल द टेलीविजन चैनल्स एंड वी आर ऑल एक्टर्स इन इट। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पीजे मीर साहब, क्योंकि आपकी मौजूदगी है तो हम सारे टॉपिक्स कवर करना चाहते हैं। हमें ये बताइएगा कि नून लीग का शिराजा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। अब आसिफ करमानी साहब भी चले गए, इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी, फिर सरदार मेहताब, फिर सेनेटर जावेद। सो बहुत सीनियर जो रहनुमा हैं वो नून लीग को छोड़ रहे हैं। नून लीग का शिराजा क्यों बिखर रहा है और इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए ना, अपना चौधरी निसार है, जफर अली शाह हैं, जावेद हाशिमी, कई और हैं, उधर से गौस अली शाह। आई मीन द क्वेश्चन इज, मैंने हमेशा नवाज शरीफ, देखो नवाज शरीफ मेरा, फॉरगेट जर्नलिज्म, नवाज शरीफ मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मैंने इनको हमेशा बताया है कि देखो, लोगों से कांटेक्ट रखें, आप मिलें लोगों से, क्योंकि जब आप मिलोगे तो एक लीडरशिप और जो आपका वर्कर है उसके अंदर एक कनेक्ट आएगा। आप नहीं मिलते थे, आपने लोगों को नहीं किया। इनामुल्लाह न्याजी, मुझे याद है, इस्लामाबाद में रो रहा था, यार देखो मियाँ साहब ने कहा मैं मिनिस्टर बनूंगा, मुझे मिनिस्टर नहीं बनाया, अब मुझसे बात भी नहीं कर रहे, वो भी छोड़ चले गए। जब तक लीडरशिप कोई हो, ABC, ये मैंने इमरान को भी कहा था कि लोगों से मिलो। जब तक तुम लोगों से नहीं मिलोगे एज लीडर्स, लोग छोड़ जाएंगे। पीपल नीड टू बी गिवन इंपॉर्टेंस बिकॉज वो अपने एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। दे कमांड अ वोट। ठीक है, एक पार्टी का भी एक नाम होता है, लीडर का भी नाम होता है, बट दे देमसेल्व्स कमांड अ वोट। सो आप जब तक नहीं मिलेंगे, आपने सही कहा, आसिफ तो इस तरह होते थे जिस तरह तलाल चौधरी होता था। वो देखें कि क्या करते थे वो। द क्वेश्चन इज कि जब वो पल्ला बढ़ता है, बदकिस्मती से हम यहाँ बात करते हैं नजरियाती पॉलिटिक्स, कोई नहीं है, कोई नजरियाती पॉलिटिक्स नहीं है। और वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दैट्स द वे इट इज हियर। तो आज अब खाकान अब्बासी साहब, मुझे पता है इनकी नाराजगी क्यों है, मुझे पता है चौधरी निसार की नाराजगी क्यों है, सबकी नाराजगी क्यों है। आपको पता है क्यों नाराजगी? पता है किसी? जी हाँ, वो मरियम की इत्तबा नहीं करना चाहते। बिल्कुल, आपने सही बात कर दी। ये तो ओपनली बात की है कि हम सीनियर्स हैं, आपने उनको बना दिया है। लेकिन इसका दूसरा साइड भी देखें, जब नवाज शरीफ वाज इन ट्रबल, कितने लोग थे जो कि नवाज शरीफ की हमायत में आए। स्वाय मरियम के कोई आया? वो खड़ी रही है अकेली, जिस तरह बेनजीर भुट्टो खड़ी रही है अपने वालिद के लिए, ये खड़ी रही है। और आप क्रेडिट दो वेयर इट्स ड्यू। सो द क्वेश्चन इज कि इसके हर एंगल्स आपने तोलने पड़ते हैं इस सियासत के अंदर, और हमारी सियासत अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी यहाँ पे हमारा वक्त हुआ है एक ब्रेक शामिल करने का। ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं, आपने हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम बात करने लगे हैं कुछ रोज पहले पेश आने वाले एक हादसे के हवाले से, लेकिन वो एक तसलसल है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। नामालूम हमलावरों ने बन्नों में पुलिस चेक पोस्ट पर फायरिंग की, जिसमें तमाम एहलकार अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग भी हुई और हमले को नाकाम बनाया गया और हमला आवर फरार हो गए। चेक पोस्ट पर लगे थर्मल कैमरा को नुकसान पहुंचा है और बन्नू हमले पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज किया और फिर साथ ही अफगान सिफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को वजारत खारिजा तलब भी किया गया। जी हाँ, और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एहतजाजी मरासला डिप्टी हेड ऑफ मिशन के हवाले किया गया। मरासले में कहा गया कि अफगानिस्तान हुकूमत बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। बन्नू वाक़े पर पख्तूनख्वा हुकूमत का तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया गया। जर्मनी में अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर पथराव करके परचम भी उतार लिया। हाँ बिल्कुल, ये सोशल मीडिया पे हसनैन बहुत सारे लोगों ने वीडियो जो कि वायरल हुई वो देखी भी होगी। जर्मनी की ये वीडियो, काउंसिल खाने पे हमला किया गया, फिर पाकिस्तान का जर्मनी से भी इसके रिएक्शन में जो है वो एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाया। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी ब्रिगेडियर मोहम्मद साद साहब। साद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये एक्सट्रीमिज्म, ये अफगानी बिहेवियर में हम हमेशा से देखते हैं, कुछ हाल हमारे सामने नहीं आई, लेकिन बतदरीज इजाफा इसमें ये बहुत तशवीशनाक है, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये सफारतकारों के ऊपर हमला करना या सफारती अमला को नुकसान पहुंचाना,
एक बहुत ही गैर मुअज़्ज़ब फेल है। ये वो जो होस्ट कंट्री है ये उसकी जिम्मेदारी में आता है कि वो उसकी हिफाजत करे, सफारतकारों की हिफाजत करे और बाकी जो अमलाक हैं उनकी भी हिफाजत करे। बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान जो है इसमें बहुत ही कमज़ोर मुल्क है इस तरह के कामों में, और 6 दफ़ा अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के सफारत खानों के ऊपर हमला किया गया, उनको जलाया गया। एक में तो मैं खुद भी था 2003 में जो हमला आया था, जुलाई 2003 में गालिबन, तो मैं उधर ही था। कोई किसी ने बचाव की कोशिश नहीं की और उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया हमारे सफारत खाने को। उसके बाद 2004 में उन्होंने जो है 2005 में गालिबन, हाँ 2005 में उन्होंने हमारा जो कौंसल खाना है जलालाबाद में उसको पूरे जला दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसको, तो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। उससे पहले 1996 में हमारा जो डिफेंस अटैशे था और सफ़ीर था उनको भी ज़ख्मी किया गया, जो सफारत खाने को जलाया गया और उनको ज़ख्मी किया गया, उनको बाय एयर पाकिस्तान फिर लाया गया इलाज के लिए। तो ये भी आपने फ्रैंकफर्ट में देखा, इसमें जर्मन हुकूमत की भी बहुत कमज़ोरी है। इस किस्म का क्राउड ऐसे एकदम तो नहीं इकट्ठा होता, उन्हें भी कोई कोशिश नहीं की। और ये मेरे ख्याल में जर्मनी से हमारा एहतजाज जो है ये सिर्फ इसके ऊपर नहीं होना चाहिए कि कागजी कार्रवाई के ऊपर, ये बहुत ही संगीन वारदात है जो अफगान ने किया है। और ये अभी उनका है, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अफगानिस्तान की मुश्किलात को कम किया जा सके। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में भी हमने उनको बहुत जो है मराहत दी हुई है। ये हिंदुस्तान के साथ जो वो तिजारत करते हैं ये हम पे लाजिम नहीं है कि हम उनको इजाज़त दें, हम सिर्फ सी पोर्ट तक जो है ना, लैंडलॉक कंट्री का जो है वो सिर्फ सी पोर्ट तक है, वो कराची तक, कराची की बंदरगाह हो या गवादर की बंदरगाह को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो लैंड रूट है हिंदुस्तान का वो हमने उनके साथ मेहरबानी की हुई है। तकरीबन 50 लाख से ऊपर इस वक्त अफगान पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं और वो हमारे लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, हमारे लोगों का बिजनेस छीन रहे हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। ब्रिगेड साहब, ये जो आपने बात की 50 लाख अफगानी पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमने देखा कि माजी में 80s में 90s में लाखों की तादाद में अफगानियों को पाकिस्तान ने पनाह दी, लेकिन क्या वजह है कि सियासी महाज हो, सफारती महाज हो या इवन अब क्रिकेट में भी देखिए तो अफगानिस्तान कोई मौका जाने नहीं देता जहां पे वो पाकिस्तान को नीचा दिखाए। इतनी ज्यादा नफरत की वजह क्या है? देखिए ये उनके मतलब है कि मुश्किलात वो अपने लिए पैदा करते हैं। हमने भी कुछ पॉलिसियों में हमारी भी कमज़ोरी रही है, मैं इसका इकरार करता हूं कि हमारी कुछ पॉलिसीज़ ठीक नहीं रही हैं। लेकिन वो जो अफगानिस्तान में एक मसला है और वो ये है कि वो उनके जो दाखिली मसाइल हैं उसके लिए एक वो बैरूनी जो है वजह ढूंढते रहते हैं। अपने आप को वो नहीं मुर्द इल्ज़ाम ठहराते, वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे, ईरान के ऊपर लगा देंगे, अमेरिका के ऊपर लगा देंगे, रूस के ऊपर लगा देंगे। मसाइल उनके दाखिली होते हैं। अगर आप शुरू से देख लें, जब सोवियत यूनियन ने जो अफगानिस्तान में यलगार किया तो वो आपस में उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी या जो उनके मुखालिफिन थे उनके दरमियान लड़ाई वगैरह शिद्दत इख्तियार कर गई थी। उसमें तो पाकिस्तान का कोई काम नहीं था। लेकिन जब रूस आया अफगानिस्तान में उस वक्त और लड़ाई शुरू, तो पाकिस्तान ने उन लोगों की मदद की। लेकिन जैसे ही वो रूस का इनखिलाफ हुआ, पाकिस्तान शदीद पाकिस्तान मुखालिफ जो है बयानात फिर शुरू हो गए। वही लोग जो पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठे हुए थे वो काबुल जाके उन्होंने वो किया। तो जब तक अफगानिस्तान अपने मसाइल की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएगा, और ये हमें भी चाहिए कि हम अपने मसाइल की जिम्मेदारी खुद उठाएं, ये एहतजाज करने से अफगानिस्तान को या उस करने के कि ये आपने ये किया, ये लड़ाई हमने खुद लड़नी है और अफगानिस्तान ने भी खुद लड़नी है। तो हमें अपनी लड़ाई, हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। एक अज़म चाहिए कि हम इस मसले का, ये जो दहशत गर्दी का है, अभी आपने बन्नू का जिक्र किया है, उससे बहुत आप और भी जो है मतलब वारदातें हुई हैं और हमले हुए हैं, तो हमें इसका हल निकालना पड़ेगा और अफगानिस्तान के साथ थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। ख़ासकर ये जो हमारे पास अभी जो रेफ्यूजी है, ये जो यहाँ पर बैठा हुआ है, इनको बस अभी अफगानिस्तान में तरक्की हो गई है, डॉलर भी 70 रुपए का, वहाँ पर बहुत तरक्की हो रही है। दुनिया के हमारे लोग भी कुछ कह रहे हैं कि वहाँ पर बहुत तरक्की हो रही है, तो इनको वापस ले लें। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। ठीक, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी बताइएगा कि ये फिर खुदा न खास्ता जर्मनी के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उसको बड़ा नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने जा रही है ये सिचुएशन? देखिए, तो जर्मनी की जिम्मेदारी है ना इसमें, तो पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान तो सिर्फ एहतजाज किया पाकिस्तान ने, तो ये तो जर्मनी का वो है, जिम्मेदारी है कि फ्रैंकफर्ट में जो हमारा कौंसल खाना है उसकी हिफाजत करना जर्मनी का काम है।
और वहां पर उन्होंने बड़ी कमजोरी दिखाई। अभी तक उन्होंने क्या किया, कितने लोगों को पकड़ा है, क्या किया है? कभी कभी तो फिर ये लगता है कि उनकी रजामंदी से ये हो रहा है। ये क्राउड इस तरह तो नहीं इकट्ठे होता ना कि बिल्कुल एकदम 5 सेकंड के अंदर क्राउड हो गया और उन्होंने हमला कर दिया। ये कहीं इकट्ठे हुए होंगे, कोई उन्होंने पैगामात भेजे होंगे, तो मतलब है कि इसका सदेबाप पहले करना चाहिए। सिक्योरिटी इदारे मौजूद होते हैं रोकने के लिए फौरी तौर पे। ये तो रिएक्शन एकदम से सामने आते, वो भी जर्मनी जैसा मुल्क, पाकिस्तान में जहां इस तरह की कोई वाकया एकदम से नहीं हो सकता, वहां जर्मनी में कहां हो सकता है? आप ये अगर पाकिस्तान में हुआ था तो फिर आप देख लेते कि दुनिया का क्या रिएक्शन आता कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, तो ये है वो है, हिफाजत नहीं कर सकता है। वहां पर किसी ने इसके ऊपर कोई बात ही नहीं की। जर्मन हुकूमत का अभी तक कोई बयान ही कोई नहीं आया कि जी वो इसकी कम से कम कंडेमनेशन ही कर दे इसकी और अपनी जिम्मेदारी कबूल करे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, थोड़ा सा बमनू वाक़े की तरफ जाते हैं। यहाँ पे भी अफगानिस्तान के साथ कुछ इसको रिलेट किया जा रहा है और फिर जब हमला हुआ, हमले के बाद क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। एक खास एफिलिएटेड ग्रुप ये कहता है कि क्रैकडाउन हमारे खिलाफ हुआ। तो ये बन्नू वाक़े का क्या लेना देना है अफगानिस्तान के साथ और उस खास एफिलिएटेड ग्रुप के साथ? देखिए, जो ये इस इलाके में जो वो है दहशतगर्दी है, इसमें जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, ये शुमाली वज़ीरिस्तान का ग्रुप है। और ये जब पाकिस्तान ने शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया था तो उसके बाद ये अफगानिस्तान मुंतकिल हो गया था और वहाँ से अभी ये दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। और आपने देखा कि अफगान हुकूमत की पुश्तनाही इसमें शामिल है। ये हो नहीं सकता है कि अफगानिस्तान जो है इसमें मुलव्विस ना हो और उनको पता ना हो। वो तो बिल्कुल डिनाई कर जाते हैं कि ये हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जब ये 2021 अगस्त में जब इनकी हुकूमत आई मौजूदा तालिबान की, तो इन्होंने सारे जितने भी वो थे दहशतगर्द उनको छोड़ दिया। जो अफगान जेलों में थे, छोड़ने के अलावा उनको हथियार भी मुहैया किए गए और ऐसे हथियार मुहैया किए गए जो अमेरिका छोड़ के गया था कि वो हथियार जो है वो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में भी हमारे इदारों के पास इतनी तादाद में मौजूद नहीं है जितने इन दहशतगर्दों के पास हैं। वो आते हैं उधर से और प्लानिंग उधर होती है, मास्टरमाइंड्स उधर होते हैं। और यहाँ पर बन्नू में ये जो हमला हुआ जिसमें हमारे 10 शहीद हो गए थे जवान, तो ये अफगानिस्तान में इसकी प्लानिंग होती है। लेकिन बात यह है कि अफगानिस्तान से एहतजाज करना या अफगानिस्तान से उनसे ये तवक्को रखना कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के साथ जो हक्कानी नेटवर्क है और वो वजीर दाखिला हैं हक्कानी साहब जो हैं, तो वो जो है वो इनको नहीं रोकेंगे। और इनकी आपस में गठजोड़ है हक्कानी नेटवर्क की और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की, तो वो इसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है, हमें कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। पख्तूनख्वा हुकूमत ने तो कमीशन बनाने का जो है वो रिक्वेस्ट भी किया, डिमांड कर दी है। तो कमीशन तो हमारे यहाँ बनते रहते हैं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन कोई उसका कोई नतीजा हमारे सामने नहीं आता। अभी अगर बनता है कमीशन, कोई नताइज हमारे सामने आएंगे, कोई फर्क पड़ेगा इससे? नहीं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हमें पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कमीशन तो आप उधर बनाते हैं कि आप कोई हकायक को जो है वो देखते जाके। हाँ, तो जो हकायक तुम्हारे सामने हैं उसको क्या हमने तफ्तीश करनी है उसकी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने जो जिक्र किया था हक्कानी नेटवर्क के हवाले से, वहाँ के वज़ीर दाखिला भी हैं, फिर आपने उस ग्रुप का गुल बहादुर ग्रुप का जिक्र किया जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। सो अफगानिस्तान इस वक्त एज ए स्टेट नहीं चल रहा, बल्कि वही जो ग्रुप्स पीछे छोड़ के गए थे अमेरिकन, वही ग्रुप अफगानिस्तान को चला रहे हैं और वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से पूरी नहीं कर रहा। मतलब देखिए जी, ये जो दोहा अकॉर्ड्स हुए थे जी, उसमें ये अफगानिस्तान में इस जो तालिबान थे उन्होंने इसके ऊपर यकीन दहानी कराई थी कि अफगानिस्तान से कोई दहशतगर्दी जो है हमसाय ममालिक में या बाकी दुनिया को कोई ख़तरा नहीं होगा। इस वक्त 5-6 दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान में मौजूद है। एक तो ये TTP है और उसके बाकी जो झैली ग्रुप्स हैं जैसे हक्कानी नेटवर्क एक है और भी इस तरह उनके इस छतरी के नीचे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। इसके अलावा जो है ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी वहाँ पर है, वो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान भी वहाँ पर है, वो दाइश भी वहाँ पर है, अल-कायदा भी वहाँ पर है। तो इस किस्म के जो ग्रुप हैं वो मौजूद है। लेकिन इस वक्त एक्टिव ग्रुप जो है जो इस वक्त ऑपरेशंस कर रहा है वो TTP है। उसको इजाज़त मिली हुई है, बाकियों को इजाज़त नहीं है। तो आपने देखा कि बाकियों को इतनी ज़्यादा शिकायत वगैरह नहीं है अफगानिस्तान से, सिर्फ हमें है। और वो इसलिए है कि उन्होंने TTP को इजाज़त दी हुई है और उसकी एक वजह यह है कि हम कमज़ोरी दिखा रहे हैं कि हमने जो है अपने मुल्क की हिफाजत किस तरह करनी है। हमने उस जड़ के पीछे जाना है, जो जड़ जहाँ पर है उसको ख़त्म करना है।
बिल्कुल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हमारी मौजूदा हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है, आपको अगर मैं कहूँ कि उस पर कोई तज्जिया दें तो आप क्या कहेंगे उस पर? मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी का कौन सा फॉरेन पॉलिसी, मतलब हमारी दीगर तमाम तर खास तौर पे अफगानिस्तान से मुतालिक अगर बात की जाए, दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है और हमारी हुकूमत का जो स्टांस है उस पे या जो पॉलिसीज हैं उनके हवाले से अगर देखिए, हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ आपके दोस्ताना ताल्लुकात नहीं हो सकते हैं जब तक ये हम ये ना समझें इस बात को, तो हमें पॉलिसी में कमजोरियां नजर आएंगी। अफगानिस्तान दोस्त मुल्क नहीं बन सकता क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके के ऊपर दावेदार है। जो हमारे सरहद है, जो बाकी दुनिया मानती है कि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको वो तस्लीम ही नहीं करते। और किसी अफगान हुकूमत ने बशमूल तालिबान के या उनसे पहले मुजाहिदीन की गवर्नमेंट थी या करज़ई की थी या किसी जिसकी भी है कम्युनिस्ट रही है, उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को नहीं माना है। तो ये जो वो है अफगानिस्तान के साथ हमने ताल्लुकात मैनेज करने हैं। अभी ये जो ग्रुप इस वक्त आया हुआ है, ये हमारी पॉलिसी कमजोरी है कि ये हमारे जमीन पर बैठ के इन्होंने जहाद लड़ी है और ये जिसको जहाद कहते थे अमेरिका के खिलाफ। हमें इस किस्म के अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए इसमें कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल न किया। 2 दफ़ा पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई अफगानिस्तान के खिलाफ, उन्होंने भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल की है। सन 1950 से वो जो है उन्होंने अपनी सरजमीन इस्तेमाल की है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हमें वो नहीं बनानी चाहिए। हमारे जो अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ जो एक सेंटिमेंट है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो समझते हैं कि हम उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं और हम साइड्स लेते हैं। हमें ये साइड्स नहीं लेनी चाहिए अफगानिस्तान में। तो ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की वो जो कमजोरी है या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं। तो आइंदा अभी अगर कोई होता है तो हमें अफगानिस्तान के अंदर इस किस्म की जो वो है साइड्स लेना या वो उनके अंदरूनी मामलात के ऊपर बात करना, इसे हमें गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद साहब, जो कि बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान के जो पाकिस्तान ताल्लुकात हैं उस हवाले से बात कर रहे थे। और यकीन तौर पर हमारे पास वक्त खत्म हो गया, नहीं तो और भी इनसे डिटेल में गपशप हो सकती थी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से सुबह की सोच में खुशामदीद। हसन, आज हम एक दिन मना रहे हैं। जी, कौन सा दिन? हम वर्ल्ड ब्रेन डे मना रहे हैं। खैर आपको क्या पता, आपके पास थोड़ी है कोई ब्रेन वगैरह। बिल्कुल मेरे पास होता, मैं आपके पास बैठा होता। आपको थोड़ी पता। नाइस यार, नाइस कमबैक। आज दुनिया भर में जी वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दिमागी सेहत और असबी बीमारियों की आगाही बढ़ाना है, तहकीकात को फरोग देना है और फिर उनमें मुब्तला अफराद की मदद करना है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं करते। हम बेचारे को फौरन ही पागल डिक्लेयर करते हैं, उसको कहते हैं कि उसको अस्पताल तो लेके जाने की नहीं जरूरत है, इसको किसी और जगह पे मेंटल हॉस्पिटल में बेचारे को जमा करवा दो। सो खैर, ये दिन जो है दुनिया भर में दिमागी सेहत और असबी बीमारियों के फैलाव को रोशन करने के लिए मुनक्किद किया जाता है। जी हाँ, पाकिस्तान और दुनिया भर में हर उम्र, नस्ल, जिन्स और माशरती सतह के अफराद मुख्तलिफ दिमागी अमराज से मुतासर होते हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ दिमागी अमराज जैसे कि ये क्या लिखा हुआ जी? एपिलेप्सी है, पार्किंसन की बीमारी है, माइग्रेन है, दूसरी अमराज का फैलाव बढ़ रहा है और यही सूरत हाल पाकिस्तान में भी देखी जा रही है। अब आप कंटिन्यू करें। जी हाँ, दिमागी बीमारियों का फैलाव ना सिर्फ उम्र के हर मरहले में बल्कि हर तबके, नस्ल, जिन्स और माशरती हालत में देखा जा रहा है। ये मसला सिर्फ तिबी तौर पर नहीं बल्कि समाजी और इक्तिसादी तौर पर भी अहमियत रखता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजिया। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें वर्ल्ड ब्रेन डे के हवाले से बताइएगा, इस दिन के बनाने का मकसद क्या है और उसके बाद फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड ब्रेन डे की अगर हम बात करें तो इसमें डिफरेंट थीम्स होते हैं जिसमें हम दिमागी सेहत के हवाले से बात करते हैं। और दिमागी सेहत में सिर्फ ये नहीं कि बीमारियां ही आती हैं, बल्कि हमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्यों बीमारियां ये ज़्यादा फैल रही हैं और हर टाइम की ड्यूरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हर साल अगर इसको मनाते हैं, थीम डिफरेंट इसलिए होता है कि उस साल के अंदर या उस ड्यूरेशन के अंदर जो बीमारियां ज़्यादा फैल रही होती हैं स्पेसिफिकली इस डोमेन के अंदर, ब्रेन हेल्थ के अंदर, उसका जिक्र किया जाता है। जैसे इस साल का थीम है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, राइट, जिसमें आपने खुद भी जिक्र किया एपिलेप्सी और पार्किंसंस डिजीज। इसके अलावा मैं और भी कुछ बीमारियों का जिक्र करूंगी जो बहुत ज्यादा फैल रही हैं और उनके फैक्टर्स के ऊपर भी बात करूंगी।
जी डॉक्टर वजिया कंटिन्यू करें, बेशक आप तज़किरा कर लें उनका। ऑलराइट, जो सबसे ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, उसमें ऑटिज्म और ADHD बहुत कॉमन हो रहे हैं, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। और सिर्फ बच्चों में ही नहीं, ADHD के सिम्टम्स बड़ों में भी बहुत देखे गए हैं। अब तो बहुत सारे लोग इससे वाकिफ भी हो गए। पहले ये नाम बड़े बहुत एलियनेटेड रखते थे कि नाम कभी सुने ही नहीं है, बट अब मोस्टली घरों में ये नाम सुने जा रहे हैं। अगर आपके घर में नहीं है तो आप न किसी नेबर में या किसी जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं पे। इसमें डिजीज में हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत कॉमन हो रही है, लेकिन मैं ये फैक्टर्स में जाऊंगी कि क्यों ज्यादा फैल रहे हैं। 2 चीजें मैंने बहुत ज्यादा देखी है, 2 से 3। नंबर 1, हमारी डाइट बहुत खराब हो गई है, और डाइट में आप नोट करेंगे कि शुगरी आइटम्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जो कि डायरेक्ट हमारी ब्रेन की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और स्पेशली बच्चों की हेल्थ को। पहले जमाने में बच्चों को बड़े डाइट कॉन्शियस पेरेंट्स होते थे। अब देखिए हर बच्चा कभी नगेट्स, हर तरह की चीज खा रहा है, नगेट्स खा रहा है, स्वीट आइसक्रीम बहुत खाते हैं, कोई भी कैंडीज। एग्जैक्टली। और आजकल पेरेंट्स का ये भी एक पेरेंटिंग स्टाइल हो गया, ये बड़ों की भी हम बात करेंगे क्योंकि हम थॉरली इसको ले रहे हैं, राइट। सो उसमें बच्चों को खुश करने के लिए, रिवॉर्ड के लिए हम बहुत सारे शुगरी आइटम्स दे देते हैं। इवन के घर के अंदर जो हम खुद भी बना रहे हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स की प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं। खालिश जो चीजें हैं उनको हम नहीं प्रेफर करें। बल्कि वजीहा, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी बात में ऐड करना चाह रही हूँ, पेरेंट्स कहते ही यही है, बेटा आप पढ़ लो, होमवर्क कर लो, मैं आपको चॉकलेट्स दूंगा या दूंगी, और फिर हम लोग चॉकलेट्स ही दे रहे होते हैं उनको। एग्जैक्टली। स्पेशली मैं ये ऐड करूंगी कि हम बहुत सारे आइटम्स अडल्ट जो है उसका इंटेक बहुत कर रहे हैं, और उसमें एंजाइटी बहुत कॉमन हो रही है। एंजाइटी बहुत ज्यादा लोगों में आ रही है, डिप्रेशन बहुत आ रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन की केमिकल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे हार्मोन्स बॉडी के डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो ओवरऑल जो हमारी बॉडी का और माइंड की जो ओवरऑल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो रही है ब्रेन की। यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी, डाइट के अलावा हमारी स्लीप बहुत डिस्टर्ब हुई है। एक चीज जिसमें अब रिसर्च भी ये कहती है कि आइसोलेशन जो है वो हमारी ब्रेन की हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करती है। आप नोट करें, पहले जमाने में, मैं इसलिए कंपैरिजन करती हूँ ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि अब हमारी जो बीमारियां हैं वो पहले से ज्यादा आ रही हैं। आप नोट करें, सोशल स्किल्स बहुत कम हो गई है, लोग स्क्रीन को प्रेफर करते हैं। अगर दोस्त भी बना रहे हैं तो मोबाइल के थ्रू, चैटिंग के थ्रू या कॉल्स के थ्रू फ्रेंडशिप को मेंटेन रख रहे हैं। मिलना, घर जाना या कहीं पे चिट चैट करना, बैठ के घंटों बातें करने के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो आप, और स्पेशली तब जाते हैं जब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, जब रियली वांट टू टॉक टू समवन तो चलो दोस्त के पास चले गए। अदरवाइज नीड टाइम में ये नहीं आता, जबकि सोशल स्किल्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं। बच्चे भी आइसोलेशन का शिकार हैं, बच्चों के लिए मजबूरी है कि हम बाहर नहीं भेज सकते, तो हम, इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन पे रख दें। हम फैमिली भी हमारी पहले जॉइंट थी, मैं ये नहीं कह रही, मैं जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली का कंपैरिजन नहीं करी, बस सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में बहुत बड़ी रीजन ये है कि पेरेंट्स बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं बिजी रूटीन की वजह से। मदर्स खुद भी बिजी होती हैं और वो घर के कामों में बिजी है, बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं। आइसोलेशन, रिसर्च भी है, बहुत बड़ी रीजन है जो हमारी मेंटल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने आइसोलेशन का भी जिक्र किया, फिर डाइट का भी जिक्र किया, और भी सोशल एक्टिविटीज़ का जिक्र किया। मुझे बताइएगा कि जो स्लीप साइकिल है ये कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी दिमाग को, क्योंकि स्लीप साइकिल आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। कोई 2 बजे सो रहा है, सुबह 9 बजे उठ रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है, सुबह 4 बजे उठ रहा है, तो इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है? आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, मैं ये थर्ड में यही चीज ऐड करने वाली थी, स्लीप। आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि अब ज्यादातर लोग अपनी नींद को प्रायोरिटाइज ही नहीं करते या अपनी स्लीप साइकिल को प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, राइट। स्लीप साइकिल जब आप प्रायोरिटाइज नहीं करते तो डेफिनेटली आपकी पूरी ब्रेन की जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप नोट करें कि ज्यादातर लोग हेडेक्स की कंप्लेन कर रहे हैं, ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेशन की कंप्लेंट्स कर रहे हैं। हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अगर हद की बात करें तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स जो रोजमर्रा हमारी जिंदगी में है ये बहुत कॉमन हो चुके हैं। क्यों है? क्योंकि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो चुका है। और स्लीप साइकिल के अलावा मैं एक और चीज ऐड करूंगी, रूटीन। जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो आपकी रूटीन मेंटेन नहीं होती है। और अब ज्यादातर लोग ये भी देखा गया है कि अपनी जॉब को प्रेफर करते हैं कि नाइट टाइम में हो। हम फ्रेश होते हैं, हम क्रिएटिव हैं, हम एक्टिव होते हैं। आपका दिमाग इस चीज के लिए नहीं बना है, आपका ब्रेन इस चीज के लिए नहीं बना। आपको बेशक पसंद हो, आपको रात को बैठ के कंप्यूटर के आगे बहुत अच्छे आइडियाज आते हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, बट आपको ये देखना है कब तक आप कर सकते हैं। एक टाइम के बाद आपका ब्रेन प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, मेमोरी इश्यूज आ रहे हैं, फोकस के इश्यूज आ रहे हैं। कितनी कंप्लेंट्स क्लाइंट की आ रही है कि हम फोकस नहीं मेंटेन कर पा रहे, जोन आउट कर जाते हैं। हम इस तकलीफ से गुजर भी रहे हैं, हम अपने बच्चों में भी ये तकलीफ देख रहे हैं, बट हम इसका हल इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि हम अवेयर नहीं हो रहे। अच्छा डॉक्टर वजिया, ये तो कुछ इंडिविजुअली
हमारी गलती है जिनकी वजह से हमें ये सारे मसाइल हो रहे हैं और हम इनका शिकार हो रहे हैं। इसके अलावा सोसाइटल प्रेशर या फिर उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को या तो स्टेबलाइज करने में या डिस्टेबलाइज करने में। तो आपने सोसाइटी का जैसे मेंशन किया, इसको हम सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। और आप नोट करें हमारा सपोर्ट सिस्टम जितना वीक होगा, सोसाइटी में हमारे घर वाले आ जाते हैं, हमारा वर्क इन्वायरमेंट आता है, हमारे पीयर ग्रुप्स आते हैं, जितने ज्यादा ये हमारे लिए टॉक्सिक होंगे, मैं टॉक्सिक वर्ड सॉरी यूज कर रही हूँ बट ऐसा ही है, टॉक्सिसिटी में ये चीज आ जाती है कि वो आपको डिग्रेड करें, डी वैल्यू करें, आपको कमतर फील कराएं या आपकी बस क्रिटिसिज्म या आपकी चीजें बुरी चीजें हाईलाइट करते रहें। ये वो चीजें हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ पे इफेक्ट करती है। और मैं चीजें इसलिए मेंशन कर रही हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो इफेक्ट हो रही है, ये उन लोगों के लिए भी जो कर रहे हैं, जो करते हैं, बिल्कुल। वो भी अवेयर हो। अच्छा, ये बताइएगा कि जेनेटिक्स में भी ये होता है कि ब्रेन की कोई बीमारी होती है जो जेनेटिक्स तो दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होती है? यस, जेनेटिक रोल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले हो रहे हैं। जेनेटिक रोल्स में हम देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जस्ट एक डिसऑर्डर की बात कर लूं कि जीएडी जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, हम हिस्ट्री देखते हैं, कोई भी एपिलेप्सी का क्लाइंट है, एडीएचडी का है, ऑटिज्म का है, या कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के क्लाइंट है, तो न्यूरोलॉजिकल में क्या न्यूरॉन्स ऐड हो गए ना, आपकी पूरी केमिस्ट्री ऐड होगी है ब्रेन की। उसमें ये देखा गया है कि जो जेनेटिक्स, जिनके जीन्स पास्ट के जो है जनरेशनल, जिनको ट्रॉमास कहते हैं या डिसऑर्डर्स कहते हैं, उनको ये बीमारियां हैं या डाइट जिनकी खराब रही है, बहुत कॉमनली है कि वो ट्रांसफर होती है आगे जनरेशन में। इसीलिए कहते हैं आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल सिर्फ इसलिए नहीं रखना कि आपके लिए जरूरी है, आपकी जनरेशन के लिए भी जरूरी है। ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर वजिया हमारे साथ मौजूद थी जो कि वर्ल्ड ब्रेन डे की हमें बता रही थी, और बहुत सारी चीज़ों को डॉक्टर साहिबा ने मेरे ख्याल है कि अच्छे से हाईलाइट किया, जिसमें सोसाइटी के प्रेशर का आपने सवाल किया, फिर आपकी डाइट के इश्यूज होते हैं जो आपके ब्रेन को इफ़ेक्ट करते हैं, इसके अलावा स्लीप साइकिल है, इसको भी आपको ठीक करना है। और ये वर्ल्ड ब्रेन डे के हवाले से आज आगाही का दिन मनाया जा रहा है, तो हमने भी कहा कि हम आपको बताएं क्या कुछ हम गलत कर रहे हैं इस दिन के हवाले से, और उसके बाद वो ठीक करें ताकि हमारा ब्रेन ठीक रहे। बिल्कुल। और प्लीज ये रात नहीं बल्कि सुबह के 4 बजे सोना और शाम 4 बजे उठना ये छोड़ दें प्लीज। ये इससे सबसे ज्यादा तबाही, तो हमारी तरह सुबह उठ जाया करें प्लीज। ये नहीं, सच में इसने बहुत ज्यादा नुकसान दिया हमारी जनरेशन को, हर दूसरे इंसान का आजकल यही स्लीप साइकिल है। खैर, यहाँ पे वक्त है जी एक ब्रेक शामिल करने का, जल्दी से ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हसनैन का फेवरेट सेगमेंट आ चुका है, बल्कि हसनैन का नहीं, मेरा भी और हम सबका ही फेवरेट सेगमेंट आ चुका है। अजीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू हिम। अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चले जी, फिर स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा शेख साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और निमरा क्योंकि बहुत जल्दी में, क्योंकि वो आगे पीछे जल्दी से वो अपने स्टार की तरफ जाना चाहते हैं। सबसे पहले आप लाहौर का वेदर बताइए और उसके बाद फिर एरीज से स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी, लाहौर का वेदर काफी बेटर है, थोड़ा सा हब्स वगैरह की पोजीशन बनी हुई, लेकिन बारिश हुई है, मॉनसून जैसे होता है, कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ में नहीं हो रही, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये आते हैं कि थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है जैसे लाहौर में होती है, तो इसलिए थोड़ा सा इरिटेटिंग है मौसम भी। ठीक, सितारों का हाल अगर आप बताना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास 14 मिनट होते हैं, उसमें हमने सारे सितारे भी डिस्कस करने होते हैं, फिर 4-5 सवाल सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। अच्छा चलो ठीक हो गया, एरीज से स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी, एरीज का ये वीक कैसा रहेगा? जी, एरीज का ये हफ्ता बता देते हैं कि एरीज का ये हफ्ता थोड़ा मिक्स होगा। अभी ये जो फर्स्ट वर्किंग डे है, यहाँ से पीर, मंगल और बुध, यहाँ पे थोड़ा सा इनको ट्रैवल करना पड़ेगा आउट ऑफ सिटी, यानी कि डोमेस्टिक ट्रैवल इनका होगा। वो ट्रैवल को इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, लेकिन इन एनी केस इनको ट्रैवल करना ही होगा। इसलिए थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखें कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जो है वो कंडीशन में नहीं आना। चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें बेटर हो जाएंगी, लेकिन इस वीक के एंड पे जाके दो चीजों का बड़ा आपने ख्याल रखना है, खासतौर पे फ्राइडे और सैटरडे और संडे। इनमें आपने अपनी हेल्थ का, जो एरीज है खासतौर पे, उनको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ा खाने पीने में जो है वो बादहतियाती हो या ऐसी कोई चीज हो जहाँ पे जाके आपको स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है या और कोई चीज हो सकती है। तो इसलिए ये वीक ओवरऑल ठीक है, नॉर्मल है, न्यूट्रल है, लेकिन कोई इतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना। ठीक हो गया। अजीम शेख साहब, अब हमारे बारे में बताइए, टोरियंस के हवाले से बताइए कि हमारा अगला हफ्ता कैसा रहेगा।
जी, टॉरस के बारे में बिल्कुल बता देता हूँ। टॉरस जो है इस वक्त अपनी फैमिली लाइफ जो है, डोमेस्टिक लाइफ जो है, उस पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं। आज से ही जैसे ही वर्किंग डे स्टार्ट हुआ है, इसमें इनको थोड़ा सा ना कह लें फैमिली का बर्डन या ऐसी कोई कमिटमेंट फैमिली में जहाँ पे इनको थोड़ा ज्यादा जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी, थोड़ा ज्यादा काम करने पड़ेंगे, थोड़ा फील तो होगा। लेकिन ये है कि ये वीक फैमिली में बिजी रहने का वीक है। फैमिली के कामों में कोई हेल्थ से रिलेटेड, बाकी चीजों से रिलेटेड, कोई रिश्ते बच्चे बच्चियों के आए हुए हैं उनसे रिलेटेड कोई ऐसी चीजें, ये सारी चीजें इस हफ्ते में फैमिली ओरिएंटेड वीक जिसे कहते हैं ना, वो अब है। और हो सकता है कि इस वीक के एंड पे गेट टुगेदर भी और स्मॉल ट्रैवल भी हो सकता है टॉरियंस का सैटरडे संडे को। वो तो रोज ही होता है। ठीक हो गया। ओके ओके, जेमिनी की तरफ आते हैं। मैं सोच रहा था जेमिनी को उसको जरा मिस कर देते, कैंसर पे चले जाते। बिल्कुल भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो ये कहने लगी थी जेमिनी से स्टार्ट किया करेंगे हम लोग। अच्छा नहीं, जेमिनी का बिल्कुल बता देते हैं। जेमिनी इस वक्त को अपना थोड़ा सा फाइनेंशियल पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। इस हफ्ते में एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा होंगे दो चीजों पे। हमेशा तो आपको ऐसे जी हमेशा आप कहते हैं मेरे बहुत एक्सपेंसेस ज्यादा, हमेशा डरा देते हैं आप। नहीं, एक्सपेंसेस देखिए, पैसे आते हैं तो एक्सपेंसेस होते हैं ना, अगर पैसे नहीं होंगे तो एक्सपेंसेस कैसे होंगे? ये भी है। चलें ठीक है, फिर क्या करना है? इस बार थोड़ा सा एक्सपेंसेस जो है ना वो अपनी लग्जरी की तरफ है। अगर आप अपने वार्डरोब चेंज करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, नई चीज नया एसेट परचेज करना चाह रहे हैं, उस पर आपके पैसे लग सकते हैं। और इस वीक में पूरा प्लान है आपका कि अगर आपकी शॉपिंग करें। क्या बात है जी। चलें जी, निम्रा का तो काम हो गया, इसने एक्सपेंसेस करने। ज़रा कैंसर की तरफ चलते हैं और कैंसर के हालात जानते हैं कि अगला हफ्ता उनका कैसा रहेगा। जी, कैंसरियंस के बारे में ये मैं बता दूं कि इस वीक में जो कुछ फाइनेंशियल का इशू था, को पैसे की दिए हुए थे, पैसे आ नहीं रहे थे, कोई ऐसी चीज़ तो पैसे आ सकते हैं। इस वीक में सडन गेन्स हो सकते हैं, अचानक से कहीं से कोई आवाज़ आ सकती है कि भी मैंने आपको पैसे देने थे, वो वापस ले लें। तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। जो बच्चे बच्चियां ट्रैवल करना चाह रहे हैं या और जो कैंसरियन जो बड़ी एज के जो ट्रैवल करना चाह रहे थे और उनके वीजा नहीं आ रहे थे या ऐसी कोई चीज़ हो रही थी, और वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए इससे हटके ज़ोडिएक साइन से, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं है। लेकिन ये है कि जो कैंसरियन अपनी जॉब के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं या स्टडीज के लिए करना चाह रहे हैं, उनको ज़रूर ट्रैवल करने का चांस मिल जाएगा, या इस वीक में उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है। लियो की तरफ आते हैं। लियोस का क्या कैसा रहेगा ये हफ्ता? लियोस के बारे में बता दूं कि इस वक्त दोस्तों से सपोर्ट मिल सकती है। और खासतौर पे जिन लियोस की लेट मैरिजेस जिनकी हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई, उनकी शादियां होने के प्रपोजल आने के चांसेस हैं। शादी होने के लिए प्रपोजल आने के चांसेस हैं, और प्रपोजल अच्छे आएंगे, आउट ऑफ कंट्री से भी आ सकते हैं। लेकिन ये है कि इस हफ्ते में प्रोडक्टिव साइंस हैं और फेवर्स वाला वीक है। थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल रखें, बाकी चीजें काफी सारी प्रोडक्टिव हैं लियो के लिए। ठीक हो गया। वर्गोस का ये हफ्ता कैसा रहेगा? जी, वर्गोस के बारे में बता देते हैं कि इस हफ्ते में इनको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। थोड़ा सा बर्डन, थोड़ा जॉब में, अपने बिजनेस में, बाकी सारी चीजों में बर्डन थोड़ा सा ज्यादा होगा, वर्कलोड ज्यादा होगा। उस वर्कलोड को तरीके से मैनेज करना है। मैनेजमेंट करने से ही चीजें ठीक होंगी। अगर थक जाएंगे, हार जाएंगे या कोई ऐसी चीज अपनी सेहत खराब कर लेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन ये है कि वर्कलोड इस हफ्ते में रहेगा, उसकी वजह से आपने घबराना नहीं है, वर्गोस ने परेशान नहीं होना, थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल साथ साथ रखना है। चीजें बिल्कुल ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, और वो जो वर्कलोड है या वो जो काम करने का इस वीक में मौका मिल रहा है, वो अगले वीक में जाके या उससे अगले वीक में जाके, यानी कि आने वाले दिनों में वो आपके लिए काफी बेटर होगा, बेहतर होगा, और आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक हो गया सर। लिब्रा की तरफ चलिएगा जरा। लिब्रा के बारे में, लिब्रा को इस हफ्ते में बहुत सारी गुड न्यूज मिलने वाली है। लिब्रा को अपने करियर में, अपनी जॉब में, अपने जो भी उनका काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, शादियां नहीं हो रही, शादियों के बारे में खास तौर पे 2-3 चीजें, खास तौर पे जिनकी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी मैरिटल अफेयर्स में, घरों के इशू में, उसमें इनको अच्छे कुछ सुलह हो सकती है, चीजें बेटर हो सकती हैं। लीगल केसेस जिनके हैं उनको रिलीफ मिल सकता है इस हफ्ते में, और ये वीक गुड न्यूज का है, बड़ी अच्छी न्यूज आ सकती है। और पॉलिटिकल सिनेरियो में भी मैं ये बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मेरी बात। ठीक सर, आगे चलते हैं स्कॉर्पियो की जानिब और देखते हैं कि उनका हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा, स्कॉर्पियंस का ये हफ्ता कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, आई एम सॉरी।
उनको अपना बहुत बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। खासतौर पे ड्राइव करते हुए बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। इस वक्त कहीं भी अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, डोमेस्टिक ट्रैवल, अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं तो एहतियात करें, ड्राइविंग खुद मत करें। मैं बड़ा जोर दे के ये बात कह रहा हूँ, ड्राइव खुद मत करें। अपने जो अगर आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं या किसी और के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अपने बिलोंगिंग का, अपनी चीजों का, अपने सामान का, लगेज का बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ये वीक इतना अच्छा वीक नहीं है, थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन सदका दें अपना, और उस चीज को जब भी आप ट्रैवल करें सदका दे के ट्रैवल करें, इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी आपकी। ठीक सर, सजिटेरियस के हवाले से बताइएगा। जी, सजिटेरियस का मैं बता देता हूँ, ये वीक मुसलसल ट्रैवल का है सजिटेरियस का। मैं खुद सजिटेरियस हूँ, इसलिए मुझे भी लग रहा है कि ये वीक ट्रैवलिंग का है, और ट्रैवल इस वीक में डोमेस्टिक ट्रैवल होगा और प्रोडक्टिव होगा, बेहतर होगा हेल्थ वाइज। तो कुछ चीजें डिस्टर्ब नजर आ रही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नेगेटिव नहीं है। फाइनेंसेस आ सकते हैं, पैसे वैसे आ सकते हैं, इस वीक में चीजें बेहतर हो सकती हैं। ठीक हो गया अजीम साहब, मतलब आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो इस्लामाबाद में नेक्स्ट वीक आपको स्टूडियो में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी जरूर, इंशाल्लाह हो सकता है, लेकिन मेरा शायद ट्रैवल थर्सडे और फ्राइडे को होगा, और शायद मैं मंडे पे वहां पे ही हूँगा। चलें, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। सजिटेरियस के हवाले से आप बता रहे थे कुछ। जी, सजिटेरियस का पूरा हो गया। आगे कैप्रिकॉर्न कर लीजिए। जी, कैप्रिकॉर्न के को थोड़ा सा अपने जो मामला हैं, खासतौर पे जहाँ पे इनके जॉब के इश्यूज हैं, जहाँ हायर ऑफिशियल्स के साथ मामला आते हैं, उनको थोड़ा कैटर करने की जरूरत है। इस वक्त जॉब चेंज करने की या गुस्सा करके या एंगरनेस में इनको अपनी जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त प्रॉब्लम्स आएंगी आपको करियर में, आपकी जॉब में। हायर ऑफिशियल्स आपको कुछ भी कह सकते हैं, या ऐसी कोई बात हो सकती है जो आपको बुरी लग सकती है, तो इसलिए कोशिश करें कि ये वीक रिलैक्स करके गुजरे। जैसे ही थर्सडे फ्राइडे आएगा, चीजें जैसे ही मून अगले घर में शिफ्ट होगा, वहां जाके आपको चीजें बेटर लगेंगी। आप कहेंगे कि चीजें ठीक हो रही हैं, फीलिंग ठीक आ रही है, न्यूट्रल हो जाएंगी चीजें। लेकिन ये वीक जो है अपने एंगर पे कंट्रोल रखें। ठीक हो गया। एक्वेरियस रह गया आई थिंक। जी, एक्वेरियस और पाइसेस रह गए। एक्वेरियस के बारे में बता दूं कि एक्वेरियस का ये जो 2-3 दिन है, ये बड़े फ्रूटफुल है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसमें जितना जहां से कोशिश हो सकती है, जो सेल्स से रिलेटेड है, खासतौर पे लोग जो सेल्स करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो डेली सेल्स करते हैं, टेली सेल्स करते हैं, इनको काम करने की जरूरत है। ये 3 दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, इसमें अगर को अपना काम कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जो आउट ऑफ कंट्री से इनको जो भी एक्सपीरियंस है, जो काम करना चाह रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री से, तो अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, अच्छे रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। अभी ट्रैवल करने का कोई सीन नहीं है, इस वीक में ट्रैवल का कोई ऐसा इशू नहीं बनेगा। खासतौर पे क्वेरीज बहुत सारे मुझे पूछ रहे थे कि इस वीक में को वीजा आने के चांसेस या ट्रैवल होने के चांसेस, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वीक में ट्रैवल होगा। कोशिश कीजिए नेक्स्ट वीक का, ये उससे अगले कुछ डेज आ रहे हैं, उसका वेट करें। ठीक हो गया सर। पाइसेस की जानिब जी, पाइसेस का ये जो वीक है, इसमें थोड़ी चीजें अच्छी भी हैं और थोड़ी सी नेगेटिव भी हैं। अच्छी चीजें ये हैं कि फाइनेंसेस आ रहे हैं, फाइनेंसेस अरेंज हो रहे हैं, एक्सपेंसेस नहीं हो रहे, लेकिन वो जो पैसे इनके पास आएंगे, इनसे कोई पैसे मांग सकता है, कोई ऐसी चीज हो सकती है, फैमिली पे कोई ऐसी चीज हो सकती है जहाँ पे आपको एक्सपेंस नहीं, आपको उधार या कोई बोरो कर ले आपसे पैसे, ऐसी कोई चीज हो जाए, या आपसे गाड़ी बोरो कर ले, ऐसी कुछ चीज हो, लेकिन उससे परेशान नहीं होना, चीजें काफी बेटर है।